नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में बस चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सीट भी काफी अहम मानी जाती है और जिसके लिए आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आप मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं और जिसमें आपने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में दिल्ली में किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसको लेकर एक ओपिनियन पोल सामने आ गया है। सी वोटर के इस ओपिनियन पोल 2024 के अनुसार आपको बता दें कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत हासिल करने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। सर्वे के अनुसार दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन अपना जादू चलाने में नाकामयाब होता दिख रहा है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार दिल्ली में एनडीए को 58% वोट मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य को 7% वोट का अनुमान लगाया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार दिल्ली की चांदनी चौक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। चांदनी चौक की सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 तारीख तक पर्चा वापस लिया जा सकेगा। 25 मई को सभी सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में अपने खाते की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है और इस चुनाव में कन्हैया भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद रहे और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय इलाका अपनी चुनौतियों के साथ एक चुनावी हॉटस्पॉट रहा है। ऐसे में 2 बड़े चेहरों को मैदान में उतरने के कारण ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इलाके में सत्ता के मैदान में कौन बाजी मारता है। नॉर्थ ईस्ट सीट को पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका माना जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। इस लोकसभा सीट में कई ऐसी अनाधिकृत कॉलोनीज हैं जहां पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट लोग बसे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमा यूपी से लगने के कारण यहां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा की प्रवासी आबादी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका देश की राजधानी का सबसे बड़ा जिला है और इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर और तमाम ऐसी सीटें शामिल हैं। और इस सीट की खासियत यही है कि यहाँ कई अलग अलग समुदायों की आबादी निवास करती है। आपको कन्हैया कुमार के बारे में बता दें कि इस लोकसभा चुनाव से पहले वो राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी एक्टिव नजर आए। इन यात्राओं में युवाओं के साथ जोड़ने में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के भीतर मनोज तिवारी की कितनी अहमियत है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा में से केवल एक ही सांसद पर मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया है और वो सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। वर्तमान में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों प्रत्याशियों में दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है और अगर दोनों में से कोई एक जीतता है तो पार्टी उसे कांग्रेस या बीजेपी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया है और खबरों की माने तो इस सीट से अलका लांबा और संदीप दीक्षित लड़ना चाहते थे। हालांकि दोनों को ही इस सीट से महरूम रखा गया है। राजधानी दिल्ली में कुल 1.47 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 50% से ज्यादा मतदाताओं ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था और दूसरा स्थान कांग्रेस का था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिले थे। 2014 में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि राजधानीकरण कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है।
कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना। तो इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंघा, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका कार्यक्रम में। रतन तिवारी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रतन तिवारी जी। और संगीता शर्मा, नेता आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात मैं करूंगी रतन तिवारी जी से। रतन तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि है तो महागठबंधन में, लेकिन जिस तरह का, आवाज पहुंच पा रही है रतन जी आपको? तो रतन तिवारी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रत्नाकर जी का रुख कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, क्या लग रहा है ये आप और कांग्रेस के गठबंधन से क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को समस्या आ सकती है? कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये गठबंधन आपको? रत्नाकर जी, आवाज पहुंच पा रही है? किसी कारण के चलते रत्नाकर जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो राजधानी का रण है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली से ये जो चुनावी जंग लड़ी जा रही है अब ये जुबानी जंग में भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन तक कर लिया है। यहां तक कि 3 सीटों पर, लोकसभा की 7 सीटें राजधानी दिल्ली में हैं और ऐसे में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन इस बार बाजी मारता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस रण में ये देखने वाली बात होगी कि किसका परचम लहराएगा, क्योंकि लगातार इस तरह का देखा गया है कि 2 बार से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, मैं आपका पहले रुख करती हूँ। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन हुआ है आपको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वह देख रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बेमेल का जो है गठबंधन हुआ है। आप दिल्ली में तो गठबंधन करते हैं, लेकिन आप पंजाब में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। यहाँ पे दिल्ली में गले मिलते हैं और वहाँ पे गला काटने की बात करते हैं। कभी हाँ कभी ना की स्थिति आपकी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें दिल्ली की जनता देख रही है और वह निश्चित रूप से वह जो निर्णय लेने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लेने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती है
उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जो व्यक्ति टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का पूरा नेतृत्व कर चुका है। तो दिल्ली की जनता के सामने आज कन्हैया कुमार की पहचान सिर्फ इतनी है कि वह देश तोड़ने वाले, वो तो कहते हैं कि वो युवाओं के बड़े नेता रहे हैं, युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं, और ऐसे में वक्त यही आ गया है कि जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं को ऐसे प्रत्याशी की, ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो उनकी बातों को ऊपर ले जाकर रखे। उनके हिसाब से तो उनका उम्मीदवार ठीक है। नहीं वक्ता जी, देखिए यही उम्मीदवार कन्हैया कुमार थे ना। बेगूसराय में जब चुनाव लड़े थे 2019 का, तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने इनको 4 लाख वोटों से हराया था। कितना? 4 लाख वोटों से। तभी तो वो युवा नेता थे, युवा लोगों का मुद्दा उठाते थे। बात ये है कि मुद्दा आप जो उठा रहे हैं वो देश की जनता को गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं कि निहित स्वार्थ सिद्धि के लिए उठा रहे हैं। आप अगर सही दिशा में अगर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वो किस तरह का कैंडिडेट उतार रहे हैं वो भी तो देखने वाली बात है ना। दिल्ली की जनता के सामने आज कन्हैया कुमार की पहचान सिर्फ इतनी है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है और उनका नेतृत्व कर चुके हैं। तो लोगों, दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरह से जेएनयू में उनका टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है उन्होंने नारा लगाया था। आज और वही कन्हैया कुमार है जो हमारे देश की रक्षा करती है, जो हमारी सेना, उस सेना के ऊपर कई बार जो है प्रश्न चिन्ह उठाया है इन्होंने। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जो उनकी वक्तव्य है, वो दिल्ली की जनता सब देख रही है और जानती है। और जिस प्रकार मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 14,600 करोड़ का जो काम किया है, जिसमें रोड का काम किया है, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, शिक्षा के ऊपर काम किया है, फ्लाईओवर्स के ऊपर काम किया है, बिजली पानी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए काम किया है, वो दिल्ली की जनता के प्रिय नेता हैं। और निश्चित रूप से उनके सामने कन्हैया कुमार कहीं पे भी नहीं टिकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बार फिर से 7 की 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतने वाली है। देखिए रतन तिवारी जी, साफ तौर पर रत्नाकर जी कह रहे हैं कि पिछली 2 बार की तरह जैसे क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी दिल्ली में उतना ही क्लीन स्वीप होने वाला है। चाहे आप कितने भी गठबंधन कर लीजिए, आपने हाथ जरूर मिला लिया आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन क्या जनता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहती है, लग रहा है? देखिए वक्ता जी, आपको मैं कह देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत की सत्ता सौंपी। आपने एमसीडी देखा, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। और सर, विधानसभा चुनावों में डंका चाहे अरविंद केजरीवाल का बजता हो, लेकिन लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई टिकता, आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है। आप देखिए ना, पिछला चुनाव का अगर आपके पास आंकड़ा होगा तो आंकड़ा देखिए कि शीला दीक्षित जी चुनाव लड़ रही थी, करीब 4 लाख से ज्यादा उनको वोट गिरा था। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने की वजह से मनोज तिवारी जीत गई। लेकिन वो इस बार नहीं होने वाला है। मनोज तिवारी जी बुरी तरीके से हारने वाले हैं। या लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस हार्दिक पटेल का नाम नहीं लेते जिसका वो मुख्य उनका निशाने पर रहा करते थे। हार्दिक पटेल गुजरात में इनके साथ चले गए, वह ईमानदार हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। और कन्हैया कुमार ने लगातार युवाओं की आवाज उठाई है, लगातार उन्होंने इस देश की आवाज को उठाई है। और मनोज तिवारी की बात करते हैं, मनोज तिवारी को शायद ये इनको नहीं मालूम होगा, इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ। मनोज तिवारी यही हमारे बहुत नजदीक रहे हैं, यही वसई में महाराष्ट्र में उनका एक फ्लैट है, पहला घर लिए थे। और वक्ता जी, मनोज तिवारी सपा से चुनाव लड़ने गए थे गोरखपुर में, और मनोज तिवारी की पूरी कुंडली मैं जानता हूँ। एक बीबी को छोड़ के दूसरा विवाह करने वाले बुढ़ौती में एक उनका जो नेता है, एक विवाह से क्या लेना सर, पर्सनल लाइफ का सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, क्या लेना देना सर। अरे मैं मनोज तिवारी को कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर वो दिल्ली में ये लोकसभा चुनाव जीत लेगा ना तो आप मेरे को डिबेट में बुला लेना, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मनोज तिवारी का हश्र उस तरीके से होने वाला है कि वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, वो क्या बात करता है। ठीक है, ठीक है। संगीता शर्मा जी, देखिए आप आम आदमी पार्टी और सर, जी कहिए सर, कहिए। पक्का जी, देखिए यहाँ पे बैठे जो पैनल में नेता हैं, ये अपने कैंडिडेट की खासियत तो गिना नहीं सकते। और मेरे कैंडिडेट का पास्ट रिकॉर्ड में व्यक्तिगत रूप से वो जाकर के, अरे व्यक्तिगत निकालना पड़ेगा। सर मैंने टोका और मैंने मना भी किया कि नहीं पर्सनल चीजों को रतन तिवारी जी नहीं उठाएंगे सर।
आप सर अपनी बात जिस कुंडली मुद्दे खोल पर रहे हो हैं, रही है किसके उसी पर हिसाब से करेंगे। बने? रत्नाकर जी उसी मुद्दे पर रहेंगे जिस पर बातचीत की जा रही है, वक्त जाया नहीं करेंगे। संगीता शर्मा जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल वो जेल में हैं, नेतृत्व करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कोई है नहीं। ऐसे में दिल्ली का भविष्य सिर्फ दो ही पार्टियों पर फिलहाल टिका हुआ है और दोनों ही दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर जिस उत्तर पूर्वी सीट की बात की जा रही है वहां से रतन तिवारी जी की कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को आगे किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को। ऐसे में अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो उससे दिल्ली का भविष्य तय होना निश्चित माना जा रहा है। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ती जा रही है जिस तरह से फिलहाल वो मुहाने पर खड़ी हुई है? वक्ता जी, आम आदमी पार्टी पिछड़ नहीं रही है, आम आदमी पार्टी बहुत आगे है और दिल्ली की जनता के लिए जो हमने काम किया है, और आप देखिए ना, आप इनकी पिछली लिस्ट उठा करके देखिए जो सांसद इन्होंने कितनों को टिकट दिया, तो इनको बहुत डर था क्योंकि उनके सांसदों ने काम नहीं किया था। वक्ता जी, बीजेपी के सांसदों ने अगर काम किया होता तो दोबारा उनको रिपीट किया जाता, लेकिन सारे के सारे बिल्कुल निकम्मे निकले और दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने काम ही नहीं किया, इसलिए इनको टिकट बदलनी पड़ी और अब ये उसका हश्र भी देखेंगे। और देखिए 10 साल वक्त है, बहुत लंबा समय होता है। मैं रत्नाकर भाई की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि दिल्ली की जनता वाकई में बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ करके वोट करती है। उन्होंने 10 साल इनका काम भी देखा और जो आज देश के हालात चल रहे हैं दिल्ली की जनता वो भी देख रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह से जेल में डाला हुआ है दिल्ली की जनता वो भी देख रही है। और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, इनकी तो पार्टी वो पार्टी है जो बीजेपी हमारे देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहती है, उनके लिए कीले बिछाने का काम करती है, उन पर आंसू गैस छोड़ने का काम करती है। तो ये किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? ओपिनियन पोल का क्या करें? ओपिनियन पोल जो सामने आ रहा है फिलहाल उसमें तो क्लीन स्वीप दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को, सातों की सातों सीटें। वक्ता जी देखिए वो ओपिनियन पोल है, कोई रिजल्ट नहीं है। हमने कई बार रिजल्टों को बदलते हुए देखा है और वो आप अब भी देखेंगी। तो आप देखिएगा इस बार दिल्ली में क्लीन स्वीप किसे मिलने वाला है। बीजेपी 7 सीटों पर हार रही है। इस बार जनता जो है वो इस तानाशाही का जवाब वोट के जरिए देगी और जब वोट पड़ेगा एक तरफा वोट पड़ेगा और बीजेपी को बिल्कुल दिल्ली से नदारद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो हालात इन्होंने पैदा कर रखे हैं दिल्ली की जनता के लिए कि जो एक सरकार काम करना चाहती है उसको ये काम नहीं करने देना चाहते। और हमने पहले भी देखा है एमसीडी में हमारे गृह मंत्री जी सड़क पर आ गए थे वोट मांगने के लिए, मंत्री इनके पूरे सड़क पर आ गए थे वोट मांगने के लिए एमसीडी के चुनावों में, लेकिन दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया। किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? किस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनेगी? वक्ता जी आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने किया वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम 42 साल के पिछले कार्यकाल को देखें तो आज मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही है। तो उन आंकड़ों को हम कहां ले जाएंगे? आज देश पर 3 गुना कर्जा है वक्ता जी। एक व्यक्ति जो देश में पैदा हो रहा है वो कर्ज में डूबा हुआ है। तो मोदी सरकार ने घी पीने का काम किया है कर्जा ले लेके। तो लेकिन आंकड़ों की बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले हैं दोनों को मिला लिया जाए तो भी आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। आप उस आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं। वक्ता जी मैंने क्या कहा कि जनता ही आंकड़े देने का काम करती है। 2 बार बहुत भरोसा जनता ने किया है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। इस बार भी जनता ने भरोसा कर लिया, उस भरोसे इस बार भी जनता ने भरोसा कर लिया। क्यों करेगी वक्ता जी? जनता क्यों भरोसा करेगी? उस पर भी तो काम की राजनीति पर जनता ने भरोसा किया ना कि एक बार वोट मांग लिया, 2 बार वोट मांग लिया, हर बार आप झूठे वादे करके जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। रतन तिवारी जी बार बार काट की हांडी को नहीं चढ़ाएगी। ठीक है रतन तिवारी जी, इस बार अगर जनता ने भरोसा कर लिया तो आंकड़ों के अनुसार वोट करेगी। बात देने का मौका दीजिए। देखिए वक्ता जी, जी सर मैं जनता और दिल्ली की जनता वाकई में समझदार है। एक बार झूठे वादे करके 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, 15 लाख के नाम पे, काले धन लाने के नाम पे इन्होंने वोट तो मांग लिया। दूसरी बार भी इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता तो काबिज कर ली, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली नहीं
140 करोड़ की जनता हाथ में डंडा लेके भाजपा प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है। ठीक है। आप चुनाव रिजल्ट आएगा 4 जून को, आप देख लेना। और हम लोग एक नारा भी दे रहे हैं और जनता नारा दे रही है, 4 जून भाजपा शून्य। इस बार देख लेना, भारतीय जनता पार्टी को इसी देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी और प्रधानमंत्री सीधा गुजरात रवाना हो जाएंगे। रत्नाकर जी, 4 जून और भाजपा शून्य इस तरह का नारा दे रहे हैं। ये 25 मई को जो वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है आपको? क्लीन स्वीप कर पाएंगे? 1 मिनट बिना रोक टोक का बोलने दीजिए, ज्यादा नहीं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी अभी सच्चाई और जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, इसलिए ये बैठ करके यहाँ पे मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और भाजपा शून्य का जो है नारा लगाते हैं। आप जमीन पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा कहाँ पे है और शून्य की तरफ कौन अग्रसर है, कौन सी पार्टी अग्रसर है, ये देश की दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमारी आम आदमी की जो बहन बैठी है यहाँ पे, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा रही थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सूख तो सूख चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रही हैं, खुद इनके तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में बंद है, आज उनकी जेल में बंद है। उनके ऊपर इनका 70,000 करोड़ की भी बात कर लीजिए, आज नाम गिरा दूंगा उंगलियों पे रत्नाकर जी, क्योंकि वो आपकी पार्टी में आकर के बच जाएगा। इसलिए सबको पता है कि बुरे कर्म करो, भ्रष्टाचार करो। संगीता जी, रत्नाकर जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये लोग सच सुनना नहीं पसंद। नहीं, ठीक है, ठीक है, कहिए सर, वक्त की कमी है, जल्दी कहिए। जी, हाँ, तो मैं यही कह रहा था, आज ये कांग्रेस के यहाँ पे नेता बैठे हैं, ये बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। अरे भाई साहब, आप ही की पार्टी ने पहली बार प्रथम प्राथमिकी अनिल चौधरी जो कांग्रेस के दिल्ली के नेता हैं, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया, FIR कराया और उन्होंने जांच की मांग की, और जब जांच हुआ, जब 80 लाख का इनका, जब आप दोस्ती कर सकते हैं तो वो भी तो दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं ना। आपने भी तो नीतीश जी के साथ गठबंधन कर ही लिया। क्या किया? नहीं, तो मैं वही दिल्ली की बात अमित कर रहा शाह जी के हूँ, वक्तव्य को याद कीजिए रत्नाकर भाई, अमित शाह जी के वक्तव्य को याद कीजिए। अब वक्ता जी, मैंने बीच में बोला नहीं, इनको ये सुनने की क्षमता नहीं रहा इन लोगों के पास। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो सुना नहीं जाएगा, जनता को गलत क्या है? ये मैंने गलत बोला है कि आपके सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। आप याद कीजिए ना, अभी छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, किसको क्या नहीं कहा आपने? आज आप किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। सारे तो भ्रष्टाचारी है आपकी पार्टी में। जनार्दन रेड्डी 9 CBI के केस आपकी पार्टी में जाकर के बरी हो जा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए, वक्त की कमी है। संगीता जी, मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे। ठीक है, जी बोलिए रत्नाकर जी। बोल रहे पूरी अपनी बात, तो मैं अपनी बातों रखता हूं। कहिए सर, कहिए, जल्दी कहिए। अब बीच में ये टोका टोकी करेंगी तो ना इनकी बात जाएगी ना मेरी बात जाएगी। और ये झूठ का पुलिंदा जो यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं लोग, मैं उनका सच्चाई खोल रहा हूँ ना, ये सुन नहीं पाते, इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे आपकी सच्चाई में लेके बैठा हूँ, काला चिट्ठा। नहीं, चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिर ये जनता तय करेगी कि आखिर लोकसभा की 7 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, या इस बार एक बार फिर से ये देखा जाएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। नमस्कार।